अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 46 to 50। ये कहते हुए वह तिरछा मुस्कुराया। उसी समय उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसी तरह मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर यक्षांश बोला, वेल डन, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। अब ये न्यूज़ करीब 5 मिनट बाद बिल्कुल ही चैनल पर से गायब कर दो। यक्षांश की बातें सुन दूसरी तरफ से इंसान ने ओके सर बोला और यक्षांश ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वह अपने फ़ोन को बड़े स्टाइल से गोल गोल घुमाते हुए बोला, खुश तो बहुत होगी तुम माहिरा खन्ना, क्योंकि तुम यही तो चाहती थी कि मेरी और तुम्हारी न्यूज़ चारों तरफ रहे। सच कहूँ तो यह न्यूज़ कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहते हुए यक्षांश खतरनाक हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे ऑफिस के केबिन में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिताली और उसकी मॉम दोनों ही हाल में बैठी टीवी देख रही थी। अचानक ही चैनल चेंज करते हुए मिताली के हाथ रिमोट पर रुक गई। मिताली सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वही उसकी मॉम की भी कंडीशन ऐसी थी। न्यूज़ में माहिरा और यक्षांश की एंगेजमेंट की डेट अनाउंस हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये एंगेजमेंट तो नहीं हो सकती। तुम्हें किसी भी तरह एंगेजमेंट को रोकना होगा, मिताली की मॉम ने हैरानी से कहा। मिताली अपनी माँ की बात सुनकर बोली, येस मॉम, यू आर राइट। मुझे इस एंगेजमेंट को हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि यक्षांश किसी और का नहीं हो सकता। वह सिर्फ मेरा है, और कल की रात के बाद तो वह मेरा वापस से मेरा हो गया है। हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया था, पर अब मैंने वापस उसे अपना बना लिया है और बहुत जल्द उसका अंश मेरे लिए काम करने वाला है। तो मैं उसे कैसे दूर जाने दे सकती हूँ? उसे तो मेरा होना ही होगा। मिताली की मॉम अपनी बेटी के पास सुनकर बोली, यू आर राइट बेटा, हमारी मेहनत इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकती। इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। अब हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे एंगेजमेंट का फंक्शन कैंसिल ना हो। बस माहिरा की जगह वहाँ तुम आ जाओ। एंगेजमेंट होगी पर दुल्हन चेंज हो जाएगी। अपनी मॉम की बातें सुन मिताली की आंखों में चमक आ गई। वह उसी चमक के साथ बोली, यू आर राइट मॉम, और ऐसा ही होगा। मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगी कि ना चाहते हुए भी यक्षांश को मेरा होना ही होगा। और रही बात उस अनामिका रावत की, तो उसे भी तो मैं रास्ते से हटा ही दूंगी। ये सब बोलते हुए मिताली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जैसे वह अब यक्षांश को पा ही लेगी और अब उसके और यक्षांश के बीच कोई और नहीं आ सकता। मिताली उठी और अपने रूम में गई। वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, यक्षांश तुम्हें मेरा होना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का तो होने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ सकती है तो वह सिर्फ मिताली है। उसके अलावा अगर किसी और लड़की ने तुम्हारी लाइफ या फिर तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी की तो वह दिन उस लड़की का आखिरी दिन होगा। ये सब बातें मिताली किसी साइको की तरह बोल रही थी। वह अपने चेहरे पर उंगलियां को फिराते हुए बड़ी अदा से बोली, वैसे भी मिताली जितनी खूबसूरत तुम्हें कोई और लड़की मिली नहीं सकती, कोई भी नहीं यक्षांश। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर बने एक बड़ा सा बंगला जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस बंगले के अंदर एक बड़े से कमरे में बैठी एक लड़की, जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और उसके दूसरे हाथ में फ़ोन था, जिस पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के बाद उस लड़की की होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह उसी चमक के साथ वॉल पर लगे एक बड़े से पोस्टर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, यक्षांश बेबी, देखो ना, आज चारों तरफ हम दोनों ही छाए हुए हैं और अब हम दोनों एक होकर रहेंगे। आखिर तो मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था ना, तभी मैंने तुम पर अपना दिल दे दिया था, पर उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतने बड़े खानदान के बेटे हो। और देखो, फाइनली जब मुझे पता चला कि तुम रावत खानदान की इकलौते बारिश हो, तो मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। मैंने इस वक्त डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगी। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ एक रात सोने से मन नहीं भरने वाला। मुझे अब हर रात तुम्हारे साथ सोना है, वह भी तुम्हारे उस आलीशान बंगले के अंदर। तुम सोच भी नहीं सकते यक्षांश, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम मेरे जिद, जुनून और पागलपन बनते जा रहे हो और अब इस पागलपन को मुझे पूरा करना है।
ये कहते हुए वह लड़की अपने एक हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास का सिप लेती है और फिर तेज तेज से हंसते हुए बोली, ओ यक्षांश बेबी, यू आर माइन, मिस्टर यक्षांश रावत। 2 दिन बाद आज आरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। आरजू की सुबह उठते ही अभिनव पहले उसे उसके बारे में पूछा, वो ठीक तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आरजू बस अपनी पलकें झपका दी। कुछ देर में डॉक्टर वार्ड में आए और उसे चेक करके बोले, अब आप बिल्कुल ठीक है, बस टाइम टू टाइम दवा लेते रहिए और हाँ, ज़्यादा सोचिए मत और किसी बात की स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत लीजिए, आप जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आरजू बस हल्का मुस्कुराकर सिर हिला दी। डॉक्टर फिर वार्ड से बाहर चले गए। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद नर्स आरजू को वॉशरूम में जाने के लिए बोली। आरजू कुछ देर में वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। अभिनव पहले से ही उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गया था। आरजू ब्रेकफास्ट की और थोड़ी देर में रेडी हो गई। अभिनव आरजू से बोला, तुम यहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। आरजू ने बस अपने पलकों को झपका दिया। फिर अभिनव वार्ड से बाहर आया और रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करने के लिए चला गया। थोड़ी देर में अभिनव वापस आया तो आरजू पूरी तरह से रेडी थी। तब वो आरजू को देखते हो बोला, चलो। आरजू फिर अभिनव के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गई। हॉस्पिटल के बाहर पहले से ही ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। अभिनव पहले आरजू को कार के बैक सीट पर बिठाया और खुद जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। फिर ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट किया और उसे अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर में कार अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। अभिनव और आरजू दोनों ही कार से बाहर आए और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट में पहुंचे, पूर्वी भागते हुए आरजू के पास आए और तुरंत उसके गले लगकर उससे पूछी, कैसी हो तू, ठीक तो है ना? आरजू हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिर दिला दी। तभी पूर्वी आरजू को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक करते हुए बोली, हाँ, तू दिखने में ठीक तो लग रही है, बस तेरे सिर पर अभी भी ये जो पट्टी बंधी हुई है, बस ये जल्दी से हट जाए, फिर तू बिल्कुल भी परफेक्ट है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। आरजू मुस्कुराकर अपने सिर को नामे हिला दी, जैसे कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही अभिनव उन दोनों को छोड़कर वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। कुछ देर तक आरजू वहीं हॉल में ही बैठकर पूर्वी से बातें करती रही। फिर आरजू रूम में चली गई। वो रूम में पहुंचती है तो उसे एक बार फिर से यक्षांश की याद आने लगी। वो जाकर बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठकर उसे उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ, वो सब कुछ उसके आंखों के सामने आने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय पूर्वी रूम में आई तो आरजू जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर ली और होठों पर मुस्कुराहट ली उसकी तरफ देखी। भले ही आरजू ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया था, लेकिन पूर्वी उसे देख सब समझ गई और वो ये बात भी जानती थी कि आरजू अभी क्यों रो रही है, क्योंकि पूर्वी ने भी उस दिन की न्यूज़ देख ली थी। हालांकि अब वो न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल से बिल्कुल ही गायब हो गए थे, जैसे मानो उसका कोई नामो निशान ही ना हो। पर फिर भी उस वक्त पूर्वी ने देख लिया था कि यक्षांश किसी और से एंगेजमेंट करने वाला है और उन दोनों के एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। पर आरजू को अभी न्यूज़ चैनल के बारे में नहीं पता था। वही पूर्वी अभी आरजू को किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास आई और उसके हाथ में अभी एक ट्रे था, जिसमें उसने आरजू के लिए फ्रूट्स कट करके लाए थे। आरजू जो उसकी तरफ देखते हुए नामे अपना सिर हिलाने लगी, जैसे कह रहे हो, नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब खाने का। पर पूर्वी आरजू के इशारों को समझकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तुझसे मैंने पूछा नहीं है, मैं तुझे ऑर्डर दे रही हूँ, तू चुपचाप से इसे खाकर पूरा फिनिश कर। आरजू बच्चों की तरह मुंह बनाकर बार बार सिर को नामे हिलाने लगी तो तुरंत पूर्वी बोली, इस तरह से मेरे सामने बच्ची मत बन, चुपचाप से इसे फिनिश कर दे। अपनी ये शक्ल देखी है, इस वक्त किसी चुहिया की तरह लग रही है, तेरा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे शरीर में तो बिल्कुल खून है ही नहीं, ऐसा लग रहा है तू पूरी सूख के कांटा हो गई है, तो अभी ये सब खाकर फिनिश कर, तभी तो तू हेल्दी होगी और वही प्यारी सी क्यूट सी मेरी एंजल फ्रेंड आरजू बन जाएगी। आरजू पूर्वी को घूर कर देखी तो पूर्वी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ऐसे घूर मत मुझे, जो बोल रही हूँ सही कह रही हूँ, चलो जल्दी से जो लाई हूँ उसे खा लो। ये कहते हुए पूर्वी सामने रखे ट्रे में से कट किए हुए फ्रूट के पीस को उठाए और उसे आरजू के मुंह की तरफ बढ़ा दी। ना चाहते हुए भी आरजू को खाना पड़ता है। और फिर पूर्वी उसे दवा खिलाकर उसे आराम करने के लिए बोलकर रूम से बाहर चली गई। आरजू बेड पर लेटे हुए एक बार फिर से यक्षांश को याद करने लगी
यक्षांश उसके जहन से नहीं निकल रहा था। आखिर निकलता भी कैसे था, तो वो उसका हस्बैंड और एक वाइफ भला अपने हस्बैंड को कैसे भूल सकती है। वह यक्षांश को याद करते हुए अपने मन में बोली, अब मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती और सच्चाई भी यही है, आपका और मेरा तो कभी से कोई मेल था ही नहीं। कहाँ आप और कहाँ मैं, जमीन आसमान का अंतर है हम दोनों में। भला कोई उचक कर चांद को तो नहीं छू सकता है, मुझ जैसी लड़की को तो कोई भी ना अपनाए। फिर भी आपने तो मुझे बचाने के लिए मुझसे शादी कर ली। पर अब मैं और आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको भी अपनी पसंद को ऊपर रखना चाहिए। आप किसी और से शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगी और ना ही कभी आप दोनों के बीच आऊंगी। ये सब अपने मन में बोलते बोलते ही आरजू की आंखें भारी होने लगी, क्योंकि दवा के असर से वो नींद की आगोश में जा रही थी। कुछ देर में वो पूरी तरह से नींद की आगोश में चली गई। अभिनव भी अपने रूम में जाकर सो गया था, क्योंकि वह भी 2 दिन से ढंग से सो नहीं पाया था। अब जाकर वो अपने नींद को पूरी कर रहा था। वही पूर्वी रूम में गई और उसे यक्षांश पर गुस्सा आ रहा था कि उस इंसान ने उसकी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। सभी पूरे दिन सोते रहे। शाम के समय में आरजू की आंखें खुली तो वो धीरे से बेड पर से उठी और सबसे पहले वॉशरूम में फेस वॉश करने के बाद वो रूम से बाहर आई तो उस वक्त बाहर कोई नहीं था। आरजू का मन आज कुछ बनाने का कर रहा था, इसलिए वो किचन में चली गई और कुछ अच्छा पकाने लगी। कुछ ही देर बाद वो डिनर रेडी कर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर अभिनव बैठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, स्लीपिंग ब्यूटी जल्दी से डिनर लेकर आओ। उसकी खुशबू मेरे नाक तक जा रही है और मेरे भूख बढ़ते जा रहे हैं। आरजू मुस्कुराकर जल्दी से आलू का पराठा और पनीर की सब्जी के साथ खीर लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। तब तक पूर्वी भागते हुए आए और बोली, वाह यार, आलू के पराठे। आरजू, तेरे हाथ के पराठे तो सच में गजब के होते हैं, और खीर वो तो पूछो ही मत। अभिनव पूर्वी की बातें सुनकर उसे घूर कर देखता है और फिर अपने मन में बोलता है, भूखड़ कहीं की। थोड़ी देर में तीनों अपना डिनर करके सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। आरजू भी रूम में आई और ड्रेस चेंज कर बेड पर आकर लेट गई। अभी वो सिंपल से नाइटी में थी। रेड कलर की नाइटी उसके गोरे रंग पर बहुत ज्यादा खिल रहा था। वो दवा के असर के कारण थोड़ी ही देर में सो गई। उसके सोने के कुछ देर बाद ही एक लंबी परछाई बालकनी से होते हुए रूम में आई। उसकी गहरी नजरें बेड पर आराम से सो रही आरजू पर गई तो वो मुंह बनाते हुए बोला, ये देखो, पति बेचारा मारा मारा घूम रहा है और ये मैडम मस्त घोड़े बेचकर सो रही हैं। इसे अभी बताता हूँ। ये कहते हुए वो एकदम से बेड पर गया, उसे अपने करीब खींच लिया। आरजू नींद में ही मुस्कुरा उठी। ये देखकर उस शख्स यानी कि यक्षांश की आंखों में एक चमक आ गए और वो एकदम से आरजू की तरफ झुक गया और यक्षांश की गहरी निगाहें आरजू की खूबसूरत चेहरे पर ही टिके हुए थे। सोते हुए आरजू और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। यक्षांश अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, देखो तो, क्या मस्त घोड़े गधे हाथी सब बेचकर सो रही है। अरे कुछ तो अपने पति का ख्याल करो। ऐसे जब जगती है तो बस रोती रहती है और जब मैं आया हूं तो इसे किसी चीज का कोई होश नहीं। अरे कम से कम एक बार अपनी आंखें खोलकर मेरा दीदार तो कर लो। पर फिर यक्षांश अपनी ही बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अब रात का समय है तो तुम सोओगी ही ना, इसलिए तो तुम सो रही हो। इतना कहते हुए यक्षांश की नज़र आरजू के फोरहेड पर लगी पट्टी पर गए तो वो धीरे से आगे झुका और आरजू के फोरहेड पर अपने होंठ रख प्यार से उसे चुम लिया। फिर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, सच में तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम्हारे ये गाल बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह सॉफ्ट है। फिर यक्षांश की नज़र आरजू के गालों से होते हुए उसके होठों पर गए। उसके गुलाबी सॉफ्ट होठों को देख यक्षांश का गला सूखने लगा। वो अपना सलाइवा गटकते हुए खुद को ही रोका और बोला, नहीं, अभी नहीं, मैं इस तरह से सोते हुए तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। चाहे भले ही तुम मेरी बीवी ही क्यों ना हो, मैं सब कुछ खुलेआम करना चाहता हूँ, चोरी छुपे नहीं बीवी। तुम्हारा हस्बैंड डरपोक नहीं। फिर खुद की ही बातों पर हंसा और बोला, ये तो मेरे दुश्मन अच्छे से जानते होंगे कि मैं डरपोक हूँ या। अपनी बात अधूरा छोड़ वो मुस्कुरा उठा। फिर धीरे से अपने एक हाथ को आरजू के कमर में डाला और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। आरजू भी नींद में ही यक्षांश के एहसासों को महसूस कर उसके सीने पर धीरे से अपने सर को रख दी। यक्षांश जैसे ही ये फील किया वो मुस्कुरा उठा
वो प्यार से अपने एक हाथ को आरजू के कमर में लपेटा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। वो काफी देर तक आरजू के मासूम चेहरे को निहारता रहा और एक बार फिर से नीचे झुककर आरजू के गालों को चूम लिया। फिर वो उसे खुद की ही बाहों में लपेटकर धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही कुछ ही देर में वो भी आरजू के साथ खूबसूरत नींद की दुनिया में खो गया। वहीं पूर्वी अभी भी बैग पर लेटी हुई थी और उसे बार बार यक्षांश पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर अक्षांश रावत, मुझे नहीं पता था कि तुम भी बाकी उन अमीर लड़कों की तरह ही हो जो लड़कियों को सिर्फ एक टॉय की तरह यूज करते हैं। मुझे तो लगा था शायद तुम डिफरेंट हो, इसीलिए तो जब मेरी फ्रेंड की शादी तुमसे हुई तो मैं बहुत खुश थी। पर नहीं, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह निकाले जो सिर्फ अपने मतलब के लिए दिखावा करते हैं और मतलब निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। पूर्वी यह सब कुछ बोल रही थी, पर उसे ये नहीं आया था कि आखिर यक्षांश में कौन सा मतलब निकाला था। एक तरह से यक्षांश ने आरजू की हेल्प की थी। यक्षांश ने आरजू को बचाया था, न कि आरजू ने यक्षांश को। अभी पूर्वी ये भी भूल गई थी कि उसमें यक्षांश की कोई गलती नहीं है। हाँ, वो थोड़ा नाराज है, पर इसमें यक्षांश को गलत ठहरना सही नहीं। लेकिन अभी पूर्वी इन सब बातों से अलग सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोच रही थी, वो फ्रेंड जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्वी बेड पर इधर उधर करवटें बदलते हुए उसकर बैठ गया। बोली, यहाँ मुझे जब नींद नहीं आ रही तो मेरी फ्रेंड को भी नींद नहीं आ रही होगी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए उसी के पास। हाँ, वो अभी अकेली होगी और अगर उसे रात में कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो वो किसे बताएगी। उसका हस्बैंड भी तो उसके साथ नहीं रहता। अरे वो हस्बैंड क्या है, वो तो हस्बैंड के नाम पर कलंक है। ये कहते हुए पूर्वी अजीब सा मुंह बनाई। इस वक्त वो यक्षांश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और अभी उसकी जगह कोई भी फ्रेंड होती तो नाराज होती, क्योंकि एक सच्ची दोस्त हमेशा अपनी फ्रेंड की खुशी चाहती है। और जैसा अभी पूर्वी सोच रही थी, वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। पूर्वी बेड पर से उठी और अपने रूम से बाहर आ गई। वो चलते हुए सीधे आरजू के रूम की तरफ जाने लगी कि तभी रास्ते में ही वो अभिनव से टकरा गई। दोनों का ही ध्यान सामने नहीं था, इसलिए दोनों आपस में टकरा गए। पूर्वी की नोच सीधे अभिनव के सीने से जा लगी और उसके नोच पर चोट लग गई। वह दर्द से अपने नाक को रब करते हुए बोली, कौन है इंसान, अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चल सकता। सामने खड़ा अभिनव गुस्से से पूर्वी को घूर रहा था। तभी पूर्वी अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखी तो अभिनव को गुस्से से खुद की तरफ घूरते हुए देख घबरा गई। अभिनव पूर्वी को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी अभी मुझे? पूर्वी डरकर पीछे की तरफ जाते हुए बोली, वो मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। मैं तो बस बोल रही थी कि मुझे देखकर चलना चाहिए, मैं अंधों की तरह क्यों चल रही हूँ। अभिनव अभी भी घूरकर पूर्वी को देख रहा था और गुस्से से उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया। ये देख पूर्वी थोड़ा पीछे जाते हुए अपने दांत दिखाकर बोली, अरे आप कहीं जा रहे थे? आपको कुछ चाहिए क्या? आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए ले आती। अभिनव तुरंत बोला, मैं किचन में जा रहा था, मुझे पानी लेना था। अभिनव की बात सुन पूर्वी अभिनव के हाथ में पकड़े खाली जग को देखी और बोली, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मुझे दीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप जाए अपने रूम में और आप आराम कीजिए। ये कहते हुए पूर्वी अभिनव के हाथ से जग लेने लगी, लेकिन अभिनव अपने जग को पीछे की तरफ कर लिया और गुस्से से बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वो खुद से कर लूँगा। पूर्वी ये सुनकर बोली, हाँ वह तो है, ऑलरेडी भगवान ने आपको 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, आप खुद से चलकर ला सकते हैं। मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं भी इस तरह से बातें कर रही हूँ जैसे कि मैं किसी लंगड़े और लूले से बात कर रही हूँ। पूर्वी की बात पर अभिनव उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? पूर्वी तुरंत अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और मन में बोली, ले पूर्वी, कर दी ना तूने फिर से गलती। अब जा, ये राक्षस तो तुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही हर वक्त अपनी आंखों से तुझे डराता रहता है और अब तो ना जाने क्या ही करेगा। पूर्वी अपनी नजरें धीरे से ऊपर उठाई और अभिनव की तरफ देख अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट बिखेरे बोली, आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप जाइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ा अंगड़ाइयाँ लेने लगी। अभिनव अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिससे पूर्वी जल्दी से वहां से भागते हुए तुरंत अपने रूम में चली गई। वो रूम में पहुंचकर तुरंत एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर बंद की
और अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस लेते हुए बोली, बच गई, वरना आज तो ये राक्षस मुझे कच्चा चबा जाता। वैसे ही जब देखो तो अपनी आंखें दिखा दिखा कर मुझे डराता रहता है। एक दिन मौका मिला ना तो नींद में इसका गला दबा दूंगी। ये तो जीजू से भी ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से मैं सोच रही थी कि मेरी फ्रेंड की शादी इससे हो जाती। इस जैसे छछूंदर एक दो खड़ूस से भला मैं अपनी दुश्मन की भी शादी ना कराऊं। मेरे दोस्त की तो बहुत दूर की बात है। इतना कहते हुए पूर्वी गुस्से से जाकर बेड पर लेट गई। अब उसे यक्षांश से ज्यादा अभिनव पर गुस्सा आ रहा था, पर अफसोस वो अभिनव पर गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, इसलिए वो बेड पर पड़े पिलो को नोचने लग गई। कुछ देर में पिलो से सारी रुई निकलकर पूरे रूम में बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो पिलो को नहीं अभिनव को मार रही हो, अपना गुस्सा निकाल रही हो। वही अभिनव भी रूम में आया, अपने हाथ में पकड़े पानी के जग को एक साइड रखा और बेड पर आकर लेट गया। उसे अभी भी पूर्वी पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोला, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, दिमाग खराब करके रख दी है। ये लड़की जब से इस घर में आई है ना जाने क्यों मुझे इसे देखकर इरिटेशन होने लगता है। ये सब बड़बड़ाते हुए अभिनव भी बेड पर लेट गया और रूम का लाइट ऑफ कर अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर में वो भी गहरी नींद में चला गया। वही शहर से दूर बने एक बंगले के अंदर रूम में चेयर पर बैठी लड़की गुस्से से फोन को घूर रही थी। जहां अभी कुछ घंटे पहले हर न्यूज़ चैनल पर उसके और यक्षांश की एंगेजमेंट डेट की अनाउंसमेंट हो रही थी, वही अब इस तरह से वो न्यूज़ गायब हुआ, जैसे मानो गधे के सिर से सींग गायब हो गया हो। वो लड़की अपने हाथ में पकड़े फाइन के गिलास को एक ही सांस में पूरा पीकर तुरंत ग्लास को फर्श पर पटकते हुए गुस्से भरी आवाज में बोली, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। जहां अभी कुछ देर पहले चारों तरफ न्यूज़ चैनल पर हम दोनों ही छाए हुए थे, वह अचानक से वो न्यूज़ गायब कैसे हो सकता है। कहीं तो किसी भी न्यूज़ चैनल पर तो ये न्यूज़ आनी चाहिए। अब तो आप सब समझ गए होंगे कि ये लड़की कौन है। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं माहिरा खन्ना है। जहां माहिरा अभी कुछ देर पहले बहुत खुश थी कि सारी मीडिया में उसके यक्षांश के रिश्ते की खबरें छाई हुई है, वहीं अब अचानक से सब कुछ गायब देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह हैरान थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि न्यूज़ चैनल से वो दोनों बिल्कुल गायब हो गए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। उसे क्या पता कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं यक्षांश ही है। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर यक्षांश ये सब क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिताली ने भी कुछ अलग ही प्लान बना रखे थे। वो सोच ली थी कि कल वो यक्षांश से मिलेगी और उससे फेस टू फेस डायरेक्ट बातें करेगी, लेकिन फिर उसके मन में एक अलग प्लान आया कि अगर वो ऐसा करती है तो यक्षांश कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं। इसलिए मिताली ने सोच लिया था कि असली धमाका वो यक्षांश और माहिरा के एंगेजमेंट वाले दिन। अगली सुबह करीब 6 बजे यक्षांश का फोन रिंग करने लगा, जिसने सोने से पहले रात में ही अलार्म सेट कर दिया था। वो ऐसे अचानक अलार्म बजने से एक झटके में उठा, तुरंत अपना फोन लेकर अलार्म ऑफ किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरजू की नींद जरा सा भी खराब हो। फोन बंद करने के बाद यक्षांश से गहरी सांस लिया और फिर आरजू की तरफ देखा, जो कि अभी भी उसकी बाहों में बड़े ही सुकून से सो रही थी। ये देख यक्षांश मुस्कुराया और धीरे से उसकी फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बीवी, सॉरी अभी तो जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे उठने तक का भी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम उठ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और शायद तुम्हें अभी बहुत से दर्द सहने पड़े। ये भी तो जरूरी है, तुम्हारी परीक्षा लेना तो बनता है। बस तुम मेरे एग्जाम में पास हो जाना। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम पास हो जाओगी। इतना कहते हुए यक्षांश एक बार फिर से नीचे झुका और उसके दोनों गालों को चूम लिया। कुछ सेकंड तक आरजू के मासूम चेहरे को देखने के बाद यक्षांश धीरे से आरजू के हाथों को अपने ऊपर से हटाया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। फिर वो बेड पर से उठा और बालकनी की तरफ बढ़ गया। वो बालकनी की तरफ जाकर उसी तरीके से बालकनी से नीचे छलांग लगाया जैसे वो कल रात आया था, पर उसे नहीं पता था कि इस वक्त किसी ने उसे वहां से जाते हुए देख लिया। वो तुरंत नीचे कूदा और बैक साइड की डोर से भागते हुए बाहर गया। कुछ ही दूर पर उसकी कार खड़े थे। वो कार में बैठा और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। उसके जाते ही अपने रूम के बालकनी में खड़ा अभिनव गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, साला बोलता है कि मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। रात में चुपके से उससे मिलने आ रहा है और उसके साथ सो रहा है।
मिल तू मुझे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। पूर्वी की नींद जब सुबह खुली तो वो अंगड़ाइयां लेकर उठी। तभी उसने रूम में चारों तरफ अपने नजरें घुमाई तो वो चौंक गई। पूरे रूम में पिलों की रोइयां फैली हुई थी। वो एक पल के लिए हैरान हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, ये सब सिर्फ उस अड्डू खडूस इंसान के कारण हुआ है। ना वो मुझसे कल रात टकराता, ना मेरी बहस होती, और ना ही मैं इतना गुस्सा होकर बेचारे पिलो पर अपना गुस्सा निकलती। ये कहते हुए वो वही बेड पर एक साइड पड़े पिलो की तरफ देखी, जिसमें अब बिल्कुल रोइयां नहीं बची थी, जिस कारण वो अभी पिलो तो नहीं लग रहा था, सिर्फ अब वह पिलो कवर बन चुका था। उसे देखकर पूर्वी बेचारा सा मुंह बनाई और धीरे से बेड पर से उठकर बेड को अच्छे से झाड़कर उस पर लेट गई। कुछ देर बाद वो उठी और रूम को साफ करने लगी। पूरा रूम साफ करने के बाद वो वॉशरूम में शॉवर लेने चली गई। अगली सुबह विंडो पर लगे कर्टेन से छनकर सूरज की किरणें जब बेड पर मस्त होकर सो रही आरजू के चेहरे पर पड़े तो वो धीरे धीरे कसमसाकर अपनी आंखें खेलने लगी। अभी उसके होठों पर एक स्माइल थी, पर आरजू को ना जाने क्यों आज अपने शरीर में एक अलग ही दर्द सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पूरी रात कसकर जकड़ रखा हो और उसे हिलने डुलने भी ना दिया हो। आखिर ये बात सच था भी। रात में यक्षांश ने आरजू को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो उसे अपने बाहों की आगोश में लिए रात भर सोया था। ये सब महसूस कर आरजू एक झटके में अपनी आंखें पूरी खोल दी और खुद को फिर अपने अगल बगल गौर से देखने लगी। पर अभी वो बेड पर बिल्कुल अकेली थी। रूम में उसके कोई नहीं था। यक्षांश तो आरजू के उठने से पहले ही यहाँ से जा चुका था। रूम में किसी को ना देख आरजू को थोड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई रात में मेरे रूम में आया था और मुझे अपनी बाहों में भरकर पूरी रात सोया भी था। आरजू खुद में उलझी हुई अपने मन में बोली, पर अब उसे रूम में कोई नहीं दिख रहा था तो ये बातें आरजू को थोड़ा अटपटी लग रही थी। वो तुरंत विंडो और बालकनी की डोर की तरफ देखी, पर वो दोनों ही बंद थे। अब आरजू को और भी अजीब लगा। ये देखकर आरजू खुद से ही मन में बोली, मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ, कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। मतलब कौन मेरे रूम में आ सकता है, और ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहते तो वो यहाँ भला क्यों आएंगे। भले ही वो ये सब बोल रही थी, पर अभी भी उसे यही लग रहा था कोई रात में उसके पास उसके बेड पर आकर पूरी रात सोया भी था। फिर आरजू अपने सिर को झटकी और बेड पर से नीचे उतरी, फिर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। आरजू कुछ देर में शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने अभी ब्लू कलर का पटियाला सूट पहन रखा था। उसके गीले बाल टॉवल में लिपटे हुए थे। उसने अपने बालों को सुखाया और मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। वो अपने बालों को ठीक करने लगी। वो अपने बालों को अच्छे से सुखाकर उसे खुद कर ली और सबसे पहले अपने मांग में सिंदूर लगा ली, फिर अपने गले में मंगलसूत्र पहन ली। जैसे उसकी नज़र अपने मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर गई, उसे एक बार फिर से पार्टी का सीन याद आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों को लुढ़क आए। वो अपने आंसुओं को साफ की और अपने मन में बोली, नहीं, मैं खुद को इतनी कमज़ोर नहीं बना सकती। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। अब अगर इस तरह से मैं टूट जाऊंगी तो मैंने जो फैसला लिया है उसे कैसे पूरा करूंगी। ये सब अपने मन में कहते हुए वो अपने आंसुओं को साफ की और फिर तुरंत रेडी होकर रूम से बाहर आई। उसी समय पूर्वी भी बाहर आई और उसकी नज़र आरजू पर गई तो एकदम से उसके पास आकर उसके गले लगाकर बोली, कैसी है मेरी दोस्त। आरजू बस मुस्कुरा दी और अपनी पलकें झपका दी। फिर दोनों साथ में ही किचन की तरफ चली गई। दोनों किचन में जाकर कुछ बनाने लगे। हालांकि आरजू ही बना रही थी, पूर्वी तो बस खड़ी थी। वो कुछ नहीं कर रही थी, वो बस बातें कर रही थी और आरजू उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर में आरजू ने ब्रेकफास्ट बना लिया और उसे डाइनिंग टेबल को लेकर आई। पूर्वी उसके साथ बाहर आई। तभी अभिनव वहां आया और आरजू की तरफ देख बोला, गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। आरजू मुस्कुराए और अभिनव की तरफ देख बस पलकें झपका दी, जैसे कह रही हो आपको भी गुड मॉर्निंग। अभिनव मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और खाने से आ रही इतनी अच्छी खुशबू को सूंघते हुए बोला, वाह, लगता है आज भी स्लीपिंग ब्यूटी ने कुछ बढ़िया सा बनाया है। आरजू अभिनव के मुंह से तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। तब तक पूर्वी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और हंसते हुए बोली, हाँ आरजू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथों में न जादू है। अभिनव ने पूर्वी की बात सुन उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ वो तो है,
मुझे पता है, पर तुम्हें क्या बनाने आता है? तुम्हें भी कुछ आता है या सिर्फ दूसरों के हाथ का बना खाना जानती हो? पूर्वी अभिनव की बात सुनकर मुंह बना ली और अपने मन में बोली, अकड़ू कहीं का, खड़ूस कहीं का, खुद को ना जाने क्या समझता है। ये सब कहते हुए पूर्वी अपने मन ही मन अभिनव को कोसने लग गई। अभिनव पूर्वी को अभी भी घूर रहा था, जैसे मानो वो उसके कहे बातों को सुन लिया हो। पूर्वी को जब एहसास हुआ तो वो अपनी नजरें ऊपर करके देखी और अभिनव को खुद की तरफ घूमते हुए देखकर अपने दांत दिखा दी। अभिनव पूर्वी की हरकतों को देख उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तभी आरजू दोनों के सामने प्लेट लगा दी। जैसे ही अभिनव की नज़र प्लेट में रखे ब्रेकफास्ट पर गई तो उसकी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आरजू ने गोभी के पराठे बनाए थे, वो भी पनीर की सब्जी के साथ। इसके साथ ही उसने खीर भी बनाया था, जो कि अभिनव को बहुत पसंद था। अभिनव ये सब देख मुस्कुराते हुए बोला, सच में स्लीपिंग ब्यूटी, तुमने तो आज मेरा फेवरेट डिश बना दिया। आरजू मुस्कुराकर पूर्वी की तरफ देखी। तभी पूर्वी तुरंत बोली, ये सब तो मुझे भी बहुत पसंद है, ये सब तो मेरा फेवरेट डिश है। अभिनव पूर्वी की बात सुन उसे घूर कर देखा तो पूर्वी उसे इग्नोर कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। अभिनव कुछ सेकंड तक उसे गुस्से से देखा, फिर उसे इग्नोर कर वो भी ब्रेकफास्ट करने लगा। आरजू भी उनके सामने बैठी है, अपना प्लेट लेकर उसमें खुद के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर उसे खाने लगी। कुछ देर में तीनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभिनव वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। आरजू किचन में सारे बर्तन ले गई और उसे साफ करने लगी। वही पूर्वी बैठकर आरजू के फोन में कुछ चेक करने लग गई थी। वो गेम खेलने लगी थी। कुछ देर बाद आरजू आई और वो भी पूर्वी के पास बैठ गया। फिर दोनों बातें करने लग गई। आज न जाने क्यों आरजू को अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। सुबह से ही वो बहुत खुश थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। पूर्वी आरजू को मुस्कुराते हुए देखी तो बोला, क्या बात है, आज सुबह से देख रही हूँ मैडम, बड़ी हंसी आ रही है तुझे, ऐसी भी क्या खुशी मिल गई तुझे? आरजू पूर्वी की बात सुनकर उसे इग्नोर कर दी। तभी पूर्वी उसके कान में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं पतिदेव रात में मिलने आए थे और तुम दोनों के बीच रात में कुछ गुलू गुलू हुआ है? पूर्वी की बात सुनकर आरजू उसे अपनी आंखें छोटी करके देखी तो पूर्वी हंसने लगी और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस तरह से क्या घूर रही है यार? सही तो बोल रही हूँ कि कुछ तो हुआ है रात में तेरे साथ। अब तू मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। पूर्वी की बात पर आरजू कुछ नहीं बोली, पर वो भी नहीं समझ पा रही थी कि वो आज सुबह से इतनी खुश है, क्यों उसके होठों से स्माइल नहीं जा रही है, क्यों उसे आज अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव की कार रावत इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुका। अभिनव तुरंत कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो सीधे 13 फ्लोर पर गया, जहां पर यक्षांश का केबिन था। कुछ ही देर में वो यक्षांश के केबिन के सामने था। उसने डोर पर नॉक किया तो अंदर से यक्षांश की भारी आवाज आई, कमिंग। अभिनव तुरंत अंदर गया। यक्षांश इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी नज़रें पूरी तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, पर वो ये समझ गया था कि इस वक्त उसके केबिन में कोई और नहीं अभिनव आया है। अभिनव उसे घूर कर देख रहा था। तभी यक्षांश उसी तरह लैपटॉप पर अपने उंगलियों को चलाते हुए अपने भारी आवाज में बोला, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहा है? और इन 2 दिनों से कहाँ था? क्या जॉब नहीं करनी है तुझे? रिटायरमेंट चाहिए तो बता दे मुझे, मैं तेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। अभिनव गुस्से से यक्षांश को देख रहा था और फिर अपने एक हाथ को टेबल पर मारते हुए बोला, अपने बकवास बंद कर। क्या तुझे नहीं पता कि मैं इन 2 दिनों तक क्यों ऑफिस नहीं आ रहा था? यक्षांश, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, वह अभिनव की बात सुनकर अपने नज़र ऊपर उठाकर देखा और बोला, अगर पता होता तो मैं तुमसे सवाल क्यों करता? वैसे भी कुछ अच्छी तरह से जानता है कि मुझे फालतू के सवाल करना है और पूछना बिल्कुल पसंद नहीं। अभिनव को यक्षांश की बातें सुन गुस्सा आ रहा था। वो अपने एक भावों को चढ़ाया और बोला, अच्छा ये बात है, अगर पता नहीं था तो फिर यह बता कि कल रात तू कहाँ था? यक्षांश, जो वापस से लैपटॉप में अपने नजरें कर उंगलियों को तेजी से चलाने लगा था, वह अभिनव के सवाल सुन उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुकी, पर फिर वो खुद को नॉर्मल कर उसी तरह अपने भारी आवाज में बोला, ये कैसा बेहुदा सवाल है? अभिनव को यक्षांश की बात सुन हंसी आ रही थी। वो एक तंज भरी स्माइल के साथ बोला, अब बेहुदा सवाल हो गया। अगर ये बेहुदा है तो
सही सवाल क्या है तू ही बता दे। यक्षांश अभिनव की बातें सुनकर एक सेकंड के लिए रुका और फिर वापस से अपनी उंगलियों को तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगा। वह इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो उसे अभिनव की बातों से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ये देख अभिनव को बहुत तेज गुस्सा आया। वह यक्षांश की तरफ देख गुस्से में बोला, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, बता कल रात तू कहाँ था। अभिनव के इस तरह से पूछने पर यक्षांश तुरंत बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, यह जवाब मैं तुझे क्यों दूं? मैं कहीं भी रहूं, किसी के साथ भी रहूं, तुझे उससे क्या? उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने जब ये सुना तो वह उसे घूर कर देखा और बोला, यू आर राइट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तू मुझे क्यों जवाब देगा? ये भी बात सही है, बट जब बात मेरे अपनों से है तो मेरा उसे बारे में जानना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। यक्षांश अभिनव की तरफ देखा और बोला, अपने? कौन से अपने? तुझे कैसे पता कि मैं तेरे किसी अपने के पास गया था? मैं तो अपने घर पर आराम से सो रहा था। अभिनव तुरंत बोला, ओह रियली? तो सच में अपने घर पर आराम से सो रहा था? यक्षांश ने कहा, ऑफ कोर्स। तुम्हें यकीन नहीं है तो तू जा और किसी से भी पूछ ले। उद्धरण चिन्ह। अभिनव यक्षांश की तरह देखा और फिर अच्छा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं खुद अपनी आंखों से तुझे देखा था तो फिर मैं किसी और से क्यों पूछूं? जब मुझे सब कुछ पता ही है तो फिर मैं किसी और से क्यों पूछूं? मैं खुद अपनी आंखों से तुझे देखा है। यक्षांश बेफिक्रे से बोला, जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है? फालतू में टाइम वेस्ट, अपना भी कर रहा है मेरा भी। ये कहते हुए यक्षांश मुड़ा और अपना काम करने लगा। वहीं अभिनव अभी भी उसे घूर रहा था। उसे यक्षांश की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि यक्षांश तो इस तरह से था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वह बिल्कुल मस्त होकर अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी नज़रें अभिनव पर गई, जो कि उसे अभी भी खड़ा देख रहा था। तो यक्षांश ने उसे देखते हुए बोला, अब क्या पूरे दिन तू ऐसे ही मुझे खड़े होकर देखता रहेगा या फिर कुछ काम भी करेगा? ऑलरेडी 2 दिन तक तू ऑफिस नहीं आया है, अब क्या आज के दिन भी तो वैसे ही खाली बैठा रहेगा? जा जाकर काम कर। मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इस तरह से मुझे देखकर नजर मत लगा, क्योंकि चाहे तू कितना भी मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, पर मैं तेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाला। अब तो अभिनव को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी यक्षांश बोला, मेरी तरह आने के बजाय जाकर अपना जरूरी काम कर। देख, केबिन में बहुत सारी इनकम्प्लीट फाइल्स हैं, उसे कंप्लीट कर। उद्धरण चिन्ह। अभिनव गुस्से से उसे घूरा और वहां से अपने दांत पीसते हुए बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा कि तभी यक्षांश ने उसे रोका और बोला, और हाँ सुन, तेरे डेस्क पर एक ब्लू कलर की फाइल होगी, उसे तू खासकर अपने पास रख, क्योंकि वह फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और तुझे उस फाइल पर किसी की साइन लेनी है। अभिनव ने यक्षांश की बात सुनी और तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, किसके साइन लेना है मुझे? यक्षांश उसकी तरफ देखा और बोला, तू जब उस फाइल को देखेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तुझे किसके साइन लेना है। अभिनव का दिमाग खराब हो रहा था यक्षांश की गोल मटोल बातें सुनकर, इसलिए वह इग्नोर किया और तुरंत केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद यक्षांश सीट पर अच्छे से लीन हो गया और पीछे की तरफ अपने सिर को टिका कर बैठ गया और फिर अपने होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए बोला, आई नो मेरे यार, तुझे दिखेगा तो तुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा और शायद तेरा खून भी खोल उठे। मैं बस तेरे एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिनव अपने केबिन में पहुंचा और गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, ये खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है ना? इसे तो मैं ठीक करूंगा। मेरे सामने चलाकर दिखा रहा है। फिर वह जाकर चेयर में बैठ गया। उसके सामने बहुत सारे फाइल रखी हुई थी। वो फाइल्स को खोलकर देखा, तभी उसे यक्षांश की कही बात याद आई। ब्लू कलर की एक फाइल है, उसे तू खासकर अपने पास रखना, उसे पर तुझे किसी की साइड लेनी है। तुझे इस फाइल को देखेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि किसके साइन लेने हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिनव तुरंत ब्लू कलर की फाइल को ढूंढा और उसे देखते हुए बोला, वह तो ये ब्लू कलर की फाइल है, मैं भी तो जरा देखूं, आखिर इस फाइल में ऐसा है क्या और किसके साइन लेना है मुझे। ये कहते हुए अभिनव ने फाइल को ओपन किया। जैसे ही उसने फाइल ओपन किया, अभिनव के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी आंखों में अब गुस्से के भाव आ गए। जैसे जैसे फाइल में लिखे शब्दों को पढ़ रहा था,
वैसे वैसे अभिनव के चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। अभिनव ने कसकर गुस्से में उसे फाइल को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उस फाइल को जलाकर राख कर देगा। वह तुरंत ही चेयर पर से उठा दनदनाते हुए यक्षांश के केबिन की तरफ चला गया। इस बार वह बिना केबिन पर नॉक किए एक झटके में केबिन का डोर ओपन करके अंदर गया। वहीं यक्षांश आराम से मूविंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने शरीर को पीछे की तरफ टिकाए हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। आंखें बंद होने के बाद भी यक्षांश समझ गया था कि उसके केबिन में कौन आया है। वह अपने होठों पर एक तिरछी स्माइल लिए बोला, क्या बात है? इतना किस बात पर गुस्सा है, जो बिना नॉक किए केबिन में चला आया? ऐसा भी क्या झटका लग गया तुझे? अभिनव गुस्से से उस फाइल को यक्षांश के सामने टेबल पर फेंकते हुए बोला, ये सब क्या है? क्या बकवास है? पागल हो गया है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? यक्षांश, जो कि अभी तक अपनी आंखें बंद किए आराम से चेयर पर बैठा हुआ था, वह अपनी आंखें खोला और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या नहीं कर सकता मैं? और ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या गलत कर रहा हूं मैं? उद्धरण चिन्ह। अभिनव गुस्से से बोला, ये गलत नहीं तो और क्या है? तू उसे लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? आखिर उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वह तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती और तू उसके साथ हमेशा बस गलत ही कर रहा है। जब तुझे इतनी ही उससे प्रॉब्लम थी तो क्योंकि उससे शादी की? छोड़ देता। इससे अच्छा तो उस इंसान से शादी हो जाती। कम से कम वह इंसान उसे रोज रोज के दर्द तो नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यक्षांश ने ये बातें सुनी, वह गुस्से से अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा है? उस इंसान से शादी हो जाती तो वह उसे दर्द नहीं देता। शायद तू भूल रहा है कि वह इंसान कैसा था। वह तो उसे किसी जंगली भेड़िए की तरह नोच खाता। अब तक तो शायद उसकी सांसें भी रुक गई होती और ना बोल रहा है कि उसके साथ सही रहती, उसे खुशियां मिलती। वाह मेरे दोस्त, मुझे लगता है आदमी की पहचान करना अब नहीं आता तुझे। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त इतना बेवकूफ़ है। अभिनव यक्षांश की बातें सुनकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था यक्षांश जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि उसके बातों में दम तो था। ये सच्चाई भी थी कि वह इंसान अब तक आरजू का बहुत बुरा हाल करता, पर वो यक्षांश को भी सही नहीं मान रहा था। अभिनव उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ माना कि तू सही बोल रहा है, लेकिन इससे तू जो कर रहा है क्या वह सही हो जाता है? तूने उससे शादी की और अब तू उसे डाइवोर्स देना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। यक्षांश इस तरह अभिनव की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, क्योंकि मेरा मन है उसे डाइवोर्स देने का और मैं शादी को नहीं निभाना चाहता। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता, बल्कि मैं माहिरा से शादी करने जा रहा हूँ। तू तो जानते ही है, 1 हफ्ते बाद हम दोनों का एंगेजमेंट है और नए रिश्ते के लिए पुराने रिश्ते को तो खत्म होना ही पड़ता है। यक्षांश ये सब इतना नॉर्मल बोल रहा था कि जैसे उसे आरजू को डाइवोर्स देने में कोई फर्क ही ना पड़ रहा। वही अभिनव को यक्षांश की बातें और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। वह यक्षांश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह का होगा। तू वह यक्षांश नहीं जिसे मैं जानता था। वह यक्षांश जो रिश्तों को जोड़कर चलता था। उसके लिए हर रिश्ता बहुत मायने रखते थे। यहाँ तक कि तूने तो अपनी फरेबी फ्रॉड बीवी को भी छोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था। तू तो उसे मौका देने वाला था। याद है ना कैसे तू सब कुछ जाने के बाद भी उसे एक आखिरी मौका दे रहा था। पर तेरी बीवी को तो वह नहीं चाहिए था, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया और अब तो बिना बात के आरजू को तकलीफ दे रहा है, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। तू अब वो यक्षांश नहीं रहा, तू यक्षांश रावत हो गया है। घमंडी एटीट्यूड वाला इंसान। पैसा मिलते ही तू भी बदल गया, तेरे भी रंग ढंग बदल गए। कोट। यक्षांश, जो कि अभिनव की सारी बातें सुन रहा था, वह एकदम से गुस्से में चिढ़कर बोला, शट अप, जस्ट शट अप। तुझे जो सोचना है तू समझ सकता है। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर मैं बदल भी गया तो उसमें क्या गलत है? पैसे का पावर ही ऐसा होता है, हर इंसान को बदल देता है। आज मुझे बदल रहा है, कल तुझे मिलेगा तो तू भी बदल जाएगा। मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इतना कहते हुए वो जाने लगा। तभी यक्षांश तेज आवाज में बोला, जाने से पहले इस फाइल को लेते जा और इस पर आरजू की साइन करा देना। अभिनव उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, मैं नहीं करूंगा। तुझे करना है तू कर,
तेरी बीवी है, तुझे डिवोर्स चाहिए, तू खुद साइन कर। कोर्ट। अभिनव की बात सुनकर यक्षांश बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद से करवा लूंगा, पर फिर तू मुझे मत बोलना कि वो मुझसे इतनी डरती है, क्योंकि वह मुझे देखेगी तो और भी ज्यादा टूट जाएगी। अब तो सोच क्या चाहता है तू। उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने जब ये सुन तो उसके कदम रुक गए। उसे लगने लगा कि हाँ, शायद अगर यक्षांश उसे खुद सामने से डाइवर्स मांगा तो आरजू पूरी तरह से टूट जाएगी। कोर्ट। ये सोचकर वह खुद ही फाइल उठाया और बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ करने से बाहर चला गया। अभिनव के इस तरह से जाने के बाद यक्षांश के होठों पर गहरी स्माइल आ गए। वह स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता था तू ये काम जरूर करेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर यक्षांश मुस्कुराते हुए वापस से अपनी आंखों को बंद कर चेयर पर आराम से बैठ गया। अभी भी उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, एक काम तो हो गया, अब मेन काम करना है। देखना यह है कि कौन सी चिड़िया पहले जाल में फंसती है। खैर, जो भी फंसेगी देखने में मजा तो बहुत आने वाला है। ये कहते हुए यक्षांश तेज तेज हंसने लगा। अभिनव अपने केबिन में आया। वो बहुत ही गुस्से में था। उसे यक्षांश से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में फाइल को टेबल पर पटका और अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तू इतना हद तक गिर जाएगा। अब तो मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। तभी अभिनव को आरजू का ख्याल आया। वह खुद से बोल, अब मैं कैसे स्लीपिंग ब्यूटी से इस बारे में बात करूंगा। ना जाने वह कैसे रिएक्ट करेंगे। वह तो बेचारी टूट जाएगी और मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसके सामने कुछ बोल पाऊं। ये सब सोचते हुए अभिनव बहुत परेशान सा लग रहा था। शाम के समय में अभिनव जो अपार्टमेंट वापस आया तो हाल में ही उसे आरजू और पूर्वी आपस में बातें करते हुए हंसते हुए दिखाई दी। जैसे ही अभिनव ने आरजू को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते देखा तो उसे बुरा लगने लगा। वह कैसे यक्षांश का दिया काम करेगा। उसके हाथ में वही नीली फाइल थी। वह जल्दी से उसे हाइड किया और अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा। आरजू अभिनव को देख मुस्कुराए और फिर हाथों के इशारे से ही बोली, क्या हुआ, आप इस तरह से मुंह क्यों बनाए हैं। अभिनव उसकी बात को नहीं समझ पाया तो पूर्वी बोली, अरे मेरी फ्रेंड पूछ रही है कि ऐसा सड़ा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। फिर धीरे से वे खुद में ही बोली, अरे मुंह बनाना क्या है, इसका तो ऑलरेडी सड़ा हुआ है। जब देखो तो मुंह लटकाए रहता है और गुस्सा तो नाक पर सवार रहता है। सड़ू अकड़ू कहीं का। उद्धरण चिन्ह। भले ही पूर्वी ने यह बात धीरे से बोली थी लेकिन अभिनव ने उसकी बातें सुन ली थी। वह उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने पूर्वी। वो अपने मन में बोली, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो इतना धीरे से बोली थी। फिर वह अभिनव की तरफ देखा जो कि अभी भी उसे घूर रहा था तो अपने होठों को मुस्कुराहट लिए बोले, अरे मैं तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस यही कहा कि आरजू पूछ रही है कि आप इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों आए हैं, जैसे कि किसी ने आपको 2 थप्पड़ मारा हो। क्या सच में यक्षांश आरजू को डाइवोर्स दे देगा। क्या होगा जब आरजू यक्षांश की हरकतों का पता चलेगा। अभिनव क्या यक्षांश और आरजू एक कर पाएगा। क्या प्लानिंग है यक्षांश रावत की। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ना ना भूलें मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।